हेलो बेटों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा, आज हम बात करेंगे क्लास 7th के साइंस में फिजिक्स चैप्टर्स के जो सबसे आखिरी हमारा चैप्टर है। जैसा बेटा मैंने आपको इंट्रोडक्शंस के अंदर बताया था कि टोटल हमें क्लास 7th के फिजिक्स में 5 चैप्टर को कवर करना है, जिसमें 4 चैप्टर तो हमने कवर कर दिया, जिसके वीडियोस हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, और उनमें से जो आखिरी है वो आपके सामने यहाँ पे मेंशन है, जिसको हम इस मॉडल में कवर करेंगे। तो इस टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? वो है सम नेचुरल फिनोमेना। तो बाबू, सम नेचुरल फिनोमेना होता क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सम नेचुरल फिनोमेना? तो सम मतलब होगा कुछ, नेचुरल मतलब हो जाएगा प्राकृतिक, और फिनोमेना मतलब हो जाता है प्रक्रिया। ठीक है बेटा? तो हमारे सामने ये टोटल जो इसका हेडिंग है, सबसे पहले यही खुद डिस्कशन करने लायक हेडिंग है, और फिर बाद में हम इसके अंदर जो भी पार्ट्स में डिवीजन है उसको बारी बारी से कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग है सम नेचुरल फिनोमेना की, कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि जो भी हमारे आसपास, यानी जो भी हमारे प्राकृतिक में, जो भी हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में जो भी घटनाएं घटती हैं, पूरी तरह से नेचुरल, यानी कि नेचर के द्वारा वो घटनाएं घटती हैं, उसको कहते हैं हम नेचुरल फिनोमेना। क्या कहते हैं बाबू? नेचुरल फिनोमेना कहते हैं। अब ये नेचुरल फिनोमेना होता क्या है? तो पहला कंडीशन है कि पहले में आता है आपका बिजली। तो जैसा कि आपने नाम सुना होगा थंडर। थंडर यानी कि जब ऊपर से आकाशीय बिजली गिरती है, यानी कि जो ऊपर थंडर होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, जब आपस में टकराते हैं, कोलाइड्स करते हैं, तो वहां से बिजली प्रोड्यूस होती है, और वो बिजली हमारे धरती पे आके कहीं ना कहीं गिरती है। तो ये आता है सम नेचुरल फिनोमेना के अंडर में आता है। ओके। और भी बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं जो सम नेचुरल फिनोमेना में आते हैं, जैसे भूकंप। भूकंप भी क्या है? नेचुरल फिनोमेना है, क्योंकि इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। ठीक है? पर ये जो अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक कहते हैं बाबू उसको, जिसको कहते हैं भूकंप। तो जो अर्थक्वेक है, साइक्लोन है, ह्यूरिकेन है, टोर्नेडो है, विंड है, ये सब बाबू पूरी तरीके से सब का सब नेचुरल फिनोमेना में काउंट हम लोग करते हैं। ठीक है? क्योंकि बेटा इसके ऊपर, मतलब इसके ऊपर हमारा थोड़ा भी कंट्रोल नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे अग्निदेव और आपके वायुदेव बने हुए हैं, और हमने ऐसे हाथ किया तो चारों तरफ हवा आ गया, और फिर चारों तरफ आग हो गया, या चारों तरफ हमने पानी पानी कर दिया। तो इस तरीके से अगर गौर करेंगे हम लोग, तो हमारी उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। और अगर बहुत डिटेल में आप जानने की कोशिश करेंगे बाबू, बहुत डिटेल्स में, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं हमारा भी एक रोल उसके अंदर आता है, जिसको हम ये इस क्लासेस में बेटा कवर नहीं करेंगे। ठीक है? हम किन्हीं और हायर क्लासेस में इन बातों को डील करेंगे कि आखिर ह्यूमंस का इंटरेक्शंस इस सब नेचुरल फिनोमेना में कैसे होता है। लगभग हर एक जगह, हर एक नेचुरल फिनोमेना में नहीं हो सकता, पर कुछ कुछ प्राकृतिक फिनोमेना के अंदर ह्यूमंस का भी इम्पैक्ट कुछ ना कुछ प्रतिशत बेटा पड़ता ही पड़ता है। ठीक है? तो ऐसे करके हमने इस चैप्टर के टॉपिक को डिबेट कर लिया कि सम नेचुरल फिनोमेना होता क्या है। तो सम नेचुरल फिनोमेना का मतलब है जो अतरंगी चीजें जो हमारे धरती पे होती हैं, यानी वो अतरंगी चीजें जो हमारी धरती पे होती हैं, जिनमें हमारा कोई भी कांटेक्ट नहीं होता है, कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, हम कोई भी, हमसे मतलब नहीं होता है, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उसको कहते हैं हम सम नेचुरल फिनोमेना। ओके?
चलो, तो सब नेचुरल फिनोमेना में बाबू हमने यहाँ पे एक चार्ट बना के रखा है, देख सकते हैं आप चार्ट। इस चार्ट में हमने इसको 3 पार्ट में, यहाँ पे मेनली चार्ट में 3 पार्ट को दिखाया है, जिसमें आपका सबसे पहला आता है विंड, उसके बाद स्टॉर्म, उसके बाद आता है बेटा टोर्नाडो आता है, ठीक है। तो वैसे बारी बारी से हम सबके ऊपर डीलिंग करेंगे, और आप देख सकते हो कि विंड, स्टॉर्म और टोर्नाडो ये भी नेचुरल फिनोमेना ही होते हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है नेचुरल फिनोमेना, और हमको इसके अंदर उसी के बारे में डिस्कशन करना है पूरी की पूरी तरह। ओके, तो जब हम इन तीनों का नाम हमारे जहन में आता है, जब भी हम सोचते हैं विंड, स्टॉर्म, टोर्नाडो, तो वो सबसे पहले बातें क्या आती हैं हमारे दिमाग में? तो सबसे पहले बातें आती है जो कि बहुत ही कॉमन है, वो है एयर। क्या आती है वो? एयर आती है। क्यों एयर आती है? सोचिए, वाई एयर, एयर ही क्यों आती है हमारे दिमाग में? तो सबसे कॉमन आंसर ये है कि ये विंड, स्टॉर्म और टोर्नाडो तीनों ही केस में हवाओं का यानी एयर का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर एयर ना होता तो विंड नहीं होती, अगर एयर नहीं होता तो स्टॉर्म नहीं होता, और अगर एयर नहीं होता तो टोर्नाडो भी नहीं बन पाता। ओके, तो सबसे पहले हमको एयर के बारे में जानना आवश्यक है, तभी तो हम इसके बारे में जानेंगे कि सब नेचुरल फिनोमेना कैसे ऑकर करता है। तो एयर क्या होता है? तो सबसे पहले अगर हम एक अपनी धरती को ऐसे खींच लें, तो खींच लिया हमने धरती को। अब धरती के इस वाले लेयर को कहते हैं हम लोग क्रस्ट। क्या कहते हैं बच्चे? क्रस्ट कहते हैं, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, जिसके ऊपर हम रहते हैं, ठीक है। और उसके बाहर ऐसे ये इस स्थिति में यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लेयर होते हैं। किस चीज के? वो एयर के होते हैं। किस चीज के होते हैं? एयर। तो एयर में होता क्या क्या है? तो एयर में होता है आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन, और भी बहुत सारे थोड़े मोड़े छोटे मोटे गैस, जिसमें पानी का वेपर यानी वाटर वेपर भी हम इसके अंदर कवर करते हैं। चलो, तो अब अगर पता करें कि एयर क्या होता है, तो हम देखेंगे ये सारे के सारे जो गैसेस आप देख रहे हो, इनके नाम मैंने यहाँ लिखे हैं, वो एयर में मौजूद होते हैं, ठीक है। और वो गैसेस इसके अंदर लेयर बाय लेयर फॉर्म में अरेंज होते हैं, ठीक है। और इन्हीं लेयर को, माने इन्हीं लेयर को, किनको बाबू? लेयर को, किसके? एयर के। एयर के लेयर को ही क्या बोलते हैं? एटमॉस्फियर। क्या बोलते हैं वो? एटमॉस्फियर बोलते हैं, यानी एटमॉस्फियर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अभी हमने जाना एयर क्या होता है। तो एयर होता है जिसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं। अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज एयर, तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे कि एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो एयर इज द मिक्सचर ऑफ कितने गैसेस? तो सबसे मेन जो एयर में मिक्सचर है वो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन और हीलियम, जिसमें और भी विभिन्न विभिन्न तरीके के गैसेस हो सकते हैं। अगर उनकी मौजूदगी पर बहुत कम भी हो सकती है, क्या पता उनका अमाउंट बहुत कम हो, जिसको हम अगर मेजरमेंट करें तो नेग्लिजिबल के बराबर आ सकता है, इसलिए उसको हम लेते नहीं हैं उसके अंदर। तो अल्टीमेटली अगर बात करें बच्चे, तो एयर क्या होता है? तो एयर होता है, एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। सिंपल डेफिनेशन, एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। कौन कौन से गैसेस? तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं कौन कौन से गैसेस। और ये एयर मिलते कहाँ हैं? तो ये एयर मिलते हैं, अगर ये धरती है तो धरती से टचे हुए यानी चिपके हुए वो एयर जो होते हैं, वो चारों तरफ धरती क्या होते हैं? बहते रहते हैं, ऐसे करके बहते रहते हैं। और ये धरती के चारों तरफ बहते रहते हैं, ठीक है। कहीं तेजी से बहते हैं, कहीं स्लोली स्लोली बहते हैं, कहीं झुकुर झुकुर बहते हैं, कहीं ढुकुर ढुकुर बहते हैं। तो बहने की स्पीड अलग अलग हो सकती है, ठीक है, हो सकती है।
तो इन्हीं जो एयर के लेयर होते हैं, कई सारे लेयर होंगे एयर के, जैसे ये CO2 का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, फलाने का, ठिकाने का, ऐसे करके ये लेयर बनेगा एयर का। और इन्हीं लेयर को क्या कहते हैं हम लोग? इन्हीं लेयर को कहते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे एटमॉस्फेयर क्या होता है तो क्या बताएंगे? तो बोलेंगे द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ओके, क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर। चल, तो अब यहां तक एटमॉस्फेयर की बात होती है क्लियर। अब हम स्टार्टिंग करेंगे, सबसे जो इसकी मेन टॉपिक्स हैं वो है विंड। तो वहां से हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो बेटा अब बात करते हैं हम विंड की, आखिर विंड क्या होता है, ठीक है। तो विंड में अगर बेटा आप गौर करो तो अभी हमने एयर के बारे में डिस्कशन किया क्योंकि ज़रूरी था, क्योंकि हमें पता है कि इसमें जो सब नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरल फिनोमेना में जितने भी यहाँ पे हमने सब टॉपिक्स लेके रखे हैं, विंड, स्टॉर्म और टोर्नेडो, उन सब की जो बेसिक्स हैं वो हैं एयर। एयर के बिना इनकी पॉसिबिलिटी तो है नहीं, इसी वजह से हमने एयर के बारे में डिस्कशन करना ज़रूरी समझा, ठीक है। अब सब उसके बाद बात करते हैं बेटा स्टार्टिंग में विंड से। विंड क्या होता है? तो विंड का एक डेफिनेशन है बेटा, मूविंग, ठीक है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, ठीक है बेटा। ये डेफिनेशन है कि मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, यानी हवाओं के बहने को ही हम क्या कहते हैं बेटा? विंड कहते हैं। तो अब कहोगे सर जब ये हवाएं थोड़ी सी भी बहेंगी तो क्या हम उनको विंड कह सकते हैं? तो बाबू मैं कहूँगा कि ना, उनको आप विंड नहीं कह सकते, ठीक है। विंड किसको कहते हैं? जब हवाएं बहती हैं तेज, यानी हवाओं का जो स्पीड होता है वो हो जाता है फास्ट, तो बेटा उसको कहते हैं हम लोग विंड, ठीक है। तो मूविंग एयर फास्ट इज कॉल्ड विंड। तो ये कंडीशन बेटा आता है इस वाले केस में। उसके बाद बेटा नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो वो एयर बहते हैं जो हैं, वो बहते हैं बेटा किस किस तरीके से बहते हैं? तो वो बहते हैं आपके हॉटर टू कोल्डर। हमेशा दिमाग में रखें बेटा, जो एयर मूव करते हैं, विंड जो होते हैं, विंड में जो एयर होते हैं बेटा, वो किधर से किधर मूव करते हैं? हॉट से कोल्ड की तरफ मूव होता है। जैसे एग्जाम्पल तो बेटा मान के चलो कि ये कोई जगह है, ठीक है बेटा, ये कोई जगह है और ये जगह सनलाइट के कंटिन्यूसली पड़ने की वजह से ये हीट हो गई, ठीक है। अब ये हीट हो गई बेटा, तो वहाँ की आसपास की जो हवाएं होंगी उसके ऊपर की, वो भी क्या हो जाएंगी? साथ साथ गर्म हो जाएंगी। और बेटा मैंने आपको बताया है कि जो हवाएं गर्म होती हैं वो हल्की हो जाती हैं, ठीक है। जो हवाएं गर्म होती हैं वो कैसे हो जाती हैं? हल्की हो जाती हैं, और हल्की होने की वजह से वो किधर की तरफ भागती हैं? ऊपर की तरफ भागती हैं। जो हवाएं हल्की हो जाती हैं वो ऊपर की तरफ भागती हैं, और जो हवाएं ठंडी होती हैं वो हवाएं भारी होती हैं और वो कहाँ आती हैं बेटा? नीचे की तरफ आती हैं। तो यहाँ पे जब कंडीशन देखेंगे कि यहाँ पे जब ये हवाएं गर्म हो गई तो अब ये किधर जाएंगी बाबू? ऊपर की तरफ जाएंगी। और इसके आसपास का जो इलाका होगा, अगर वहाँ पे धूप ज़्यादा नहीं पड़ेगी तो वहाँ का जो एयर है वो कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा कोल्ड। तो यहाँ पे है हॉट और यहाँ पे है कोल्ड। तो जो हवाएं बहेंगी वो कुछ ऐसे बहेंगी। किधर की बहेंगी? हॉट से कोल्ड की तरफ बहेंगी। और ऐसे हॉट से कोल्ड की तरफ बहने की वजह से ही ये हमारा, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? हम लोग उसको बोलते हैं विंड, ठीक है बाबू। तो ये है हमारा डायरेक्शन एयर का। जैसे विंड में, विंड का जो डायरेक्शन क्या होता है? हमेशा हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन की तरफ बहता है। ये हमारा होता है विंड का डायरेक्शन। ओके, चलो उसके बाद नेक्स्ट चर्चा करेंगे कि एयर प्रेशर। एयर के साथ क्या आता है बाबू? प्रेशर आता है। तो ये जो हवाएं बहती हैं, ये जो हवाएं बहती हैं वो प्रेशर लगाती हैं। जैसे सबसे पहले प्रेशर के बारे में समझेंगे। प्रेशर क्या होता है? तो जस्ट सपोज बेटा ये जो है वो है धरती, ठीक है, और ये हैं
हवाओं की लेयर, यानी कई सारे लेयर हैं, जैसे कि ये लेयर हवा की, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर। जब ये लेयर धरती के ऊपर बेटा क्या लगाती है, प्रेशर लगाती है, तो इस एयर के द्वारा जो इस धरती के ऊपर प्रेशर लगा है इसको कहते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। यानी एयर के द्वारा धरती पे लगाया गया प्रेशर को क्या बोलते हैं हम लोग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। और वो प्रेशर जो होती हैं, जब हवाएं चलती हैं बहुत तेज़, तो चाहे हवाएं हमारे अर्थ के चारों तरफ होती हैं तो धरती के ऊपर क्या लगाती हैं, प्रेशर लगाती हैं। और प्रेशर लगाने की वजह से हमारे धरती पे जो प्रेशर होता है, यानी कि जो हर जगह हवाओं का जो दबाव होता है, यानी हर जगह जो हवाएं हमारे धरती पे प्रेशर लगाती हैं वो लगभग इक्वल होता है। ठीक है बाबू, ये इक्वल इसलिए होता है कि अगर ये ज़्यादा हो गया तो जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो गया एयर का वहाँ पे हो जाएगी प्रॉब्लम। यानी प्रॉब्लम कैसे हो जाएगी, वहाँ का जो आसपास का इन्वायरमेंट है वो हाई प्रेशर जोन में आ जाएगा और वहाँ से जितनी भी हवाएं हैं बाबू, जो जहाँ पे जब हाई प्रेशर आएगा, अब यही जनरली केस बनता है बेटे, विंड, स्टॉर्म और टोर्नाडो का केस यहीं से जनरेट होता है कि जब कभी कभी हमारे धरती पे जो प्रेशर होता है कहीं कहीं जब ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ से जो हवाएं होती हैं वो लो प्रेशर की तरफ बहती हैं और लो प्रेशर की तरफ बहने की वजह से ही वहाँ पे बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना का डिस्कवरी, प्रिपरेशन या स्टार्टिंग वहाँ पे बेटा हो जाती है। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि प्रेशर का उपयोग क्या है। सबसे पहला केस है बाबू कि प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर जब किसी सरफेस पे एयर के द्वारा फोर्स लगाया जाए, यानी किसी सरफेस पे एयर के द्वारा क्या लगाया जाए, फोर्स लगाया जाए, तो इसी को क्या बोलते हैं बाबू, प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रेशर। और ये जो प्रेशर होता है, यानी ये जो फोर्स होता है वो हवाओं की लेयर यानी एटमॉस्फेयर हमारे धरती के ऊपर लगाती है। और कितना लगाती है, वो लगाती है प्रेशर 1 atm। कितना लगाती है, 1 atm, जिसको कहते हैं हम लोग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये 1 atm बच्चे हमारे पूरे धरती पे 1 atm जो प्रेशर होता है वो बिल्कुल सेम होता है। ठीक है बेटा, हमारे पूरे धरती पे जो प्रेशर लगता है वो कितना होता है, 1 atm, जो कि एक फिक्स वैल्यू है। और अगर इसके अंदर बदलाव होता है, अगर किसी भी जगह में इसके अंदर बदलाव होता है तो बाबू वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, या तो वहाँ पे आंधी आती है, या तूफान आता है, या आपका भूकंप आता है, भूकंप नहीं जनरली वह, या फिर वहाँ पे टोर्नाडो आता है। ये सब आते हैं बेटा। ठीक है, और ये सब किसकी वजह से आते हैं, प्रेशर चेंज की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से, प्रेशर चेंज की वजह से ये आते हैं। ठीक है, और ये जो प्रेशर होता है बाबू, ये जो प्रेशर होता है एयर का हमारे धरती के ऊपर लगता है वो कितना लगता है, 1 atm। तो हम लोग उसको नापते कैसे हैं कि कितना लगा, तो एक डिवाइस है बेटा, एक डिवाइस है जिससे हम प्रेशर नापते हैं एयर का, और उसका नाम है बैरोमीटर। क्या नाम बाबू, बैरोमीटर। तो अगर आपसे पूछे कोई भी कि एयर का प्रेशर नापने के लिए कौन सी डिवाइस होती है, तो आप बताएंगे एयर का प्रेशर नापने के लिए जो डिवाइस होती है उसका नाम होता है बैरोमीटर। ठीक है, आप जनरली ऐसा बोल सकते हैं, वो समझ जाएगा कि आपको इसकी जानकारी है। ठीक है, बैरोमीटर बाबू एक ऐसा डिवाइस है जिसमें मरकरी की तरह उसमें मरकरी रहता है। जैसे जैसे हवाओं का प्रेशर बढ़ता है उसके ऊपर मरकरी के अंदर बढ़ोतरी होती है, और इससे पता चलता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ ना कुछ चेंजिंग हो रही है। और ऐसे जब बढ़ता है या फिर घटता है, दोनों केस में बाबू हमेशा हम लोगों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। प्राकृतिक तौर पे कुछ ना कुछ हमारे यहाँ होती रहती है। ठीक है, तो इसलिए प्रेशर का अत्यधिक बढ़ जाना या बहुत ज़्यादा घट जाना हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, हमारे सराउंडिंग के लिए अच्छी बात कभी भी नहीं होती है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट में हो गया बच्चे, विंड हो गया, एयर हो गया।
उसके बाद प्रेशर हो गया, 1 atm प्रेशर हमारे धरती पे हर जगह लगता है। उसके बाद जो हवाएं होती हैं हमेशा हॉटर से कोल्डर की तरफ बहती हैं, गर्म से ठंडे की तरफ, और वहीं से बाबू स्टार्टिंग होती है सी ब्रिज और लैंड ब्रिज की। ये अब ये जानना पड़ेगा कि सी ब्रिज और लैंड ब्रिज क्या होता है। तो बेटा हम इसको आपको बताते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है सी ब्रिज और लैंड ब्रिज का। तो बाबू मान चलो ना कि ये है आपका ज़मीन है और यहाँ पे आपका पानी है, समंदर है, ठीक है बाबू। तो दिन के केस में, ठीक है, सनलाइट जब दिन के केस में होता है, जब सनलाइट होता है तो उस केस में क्या होता है कि जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ेगा तो धरती सबसे पहले गर्म होगी, यानी जो लैंड होगा वो सबसे पहले गर्म होगा। और लैंड के गर्म होने से यहाँ की जो हवाएं होंगी वो भी क्या हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगे, ठीक है। और उस हिसाब से जो समंदर की हवाएं होंगी, यानी समंदर होगा वो धीरे धीरे गर्म होगा। यानी समंदर की हवाएं कैसी होंगी बाबू, वो होंगी कोल्ड, और धरती की हवाएं कैसी होंगी, वो होंगी हॉट। तो ऐसा क्या होगा कि जो गर्म हवाएं होती हैं हमेशा किधर जाती हैं, ऊपर की तरफ जाती हैं, क्योंकि वो हल्की होती हैं, ठीक है। और जब ऐसा होगा तो समंदर से ठंडी ठंडी हवाएं क्या होंगी, उसके जगह को आगे क्या कर लेंगे बच्चे, घेर लेंगी। और इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं बाबू, इसको कहते हैं हम लोग लैंड ब्रिज। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम लोग लैंड ब्रिज, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूसली जो गर्म हवाएं हैं वो इधर से इधर कंटिन्यूसली एक दूसरे को ट्रांसफ़र करती रहती हैं, ठीक है। लैंड ब्रिज का केस हो गया आपका, लैंड ब्रिज तो एक और सीन बेटा यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अब लैंड ब्रिज के बारे में हम नहीं बात करेंगे, हम यहाँ पे दोनों ब्रिज को एक ही साथ कवर कर देते हैं, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूजन कभी भी नहीं होगा। तो सी ब्रिज और लैंड ब्रिज में पहले क्या है, तो एक केस होता है जब समंदर से, दिन के समय की बात है बाबू, ठीक है, दिन के समय में समंदर से ठंडी हवाएं आती हैं और धरती पे से गर्म हवाएं जाती हैं। लेकिन जब ये रात का समय होता है, नाइट का टाइम होता है, तो उस समय धरती हमारी ठंडी जल्दी हो जाती है। उस वजह से अब समंदर का पानी क्या हो जाता है बाबू, गर्म हो जाता है। तो अब जो गर्म होगा वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा अबव, और जो ठंडा हवा होगा उसको जाके कवर कर लेगा। तो बेटा नाइट के टाइम में होता क्या है कि अब ज़मीन से ठंडी हवाएं समंदर की तरफ बहती हैं और समंदर की गर्म हवाएं ऊपर की तरफ जाती हैं, ताकि वहाँ क्योंकि वो हल्की होती हैं, और जो हवाएं गर्म होंगी बाबू वो हल्की होंगी ही होंगी, उसके लिए कोई दो राय नहीं है। इसके लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म ज़रूर करेंगे, आपको शॉर्ट्स में बाबू इसको बेटा शॉर्ट्स में आपके लिए ये वीडियोस परफॉर्म करके दिखाएंगे, ठीक है। चलो, तो ऐसे करके हमारा सी ब्रिज और लैंड ब्रिज भी, जहाँ तक हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, ये हॉटर से कोल्डर की तरफ हमेशा हवाएं बहती हैं, जिसके वजह से हमें अलग अलग क्लाइमेट्स का मतलब कि देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि क्लाइमेट्स के लिए भी बेटे यही जिम्मेदार होते हैं, जो हवाएं गर्म और ठंडी हवाएं हमेशा कंटिन्यूसली क्या होती है, बहती रहती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर तो विंड में बाबू बहते हैं, विंड क्या होते हैं, बहते हैं, उसका कुछ डायरेक्शन होता है, या तो ईस्ट होगा, या तो वेस्ट होगा, या तो नॉर्थ होगा, या तो साउथ होगा, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, वेस्ट ईस्ट, ईस्ट ईस्ट, जो भी बेटे डायरेक्शंस इसके होते हैं। कैसे होते हैं, तो ये कुछ इस तरह का केस होता है। कभी आपने देखा ना मुर्गा वाला केस, ये मुर्गा वाला केस होता है बेटा। इसमें क्या होता है ना कि यहाँ से ऐसे, यहाँ पे ऐसे एरो लगे होते हैं, उस एरो पे एक तो ऐसे मुर्गा बैठा होता है, ठीक है बाबू, मुर्गा बैठा होता है, और ये एरो के नीचे ऐसे पिलर होता है, और ये एरो कंटिन्यूसली क्या करता रहता है, घूमता रहता है और बताता है कि जो विंड का है वो डायरेक्शन किधर है। तो मुर्गा का जो सर होता है वो बताता है कि विंड किधर की तरफ बह रहा है। तो जो भी डिवाइस बाबू, जो विंड के डायरेक्शन को बताते हैं उसको बोलते हैं हम लोग विंड वेन। क्या बोलते हैं बाबू, विंड वेन बोलते हैं, ठीक है, या इसको विंड
वेन ये भी कह सकते हैं, ठीक है बाबू। तो दो दो यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी इधर उधर भी हो जाती है। विंड वेन भी लिख सकते हैं आप और विंड वेन भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों का मतलब यही होता है। तो बोलेगा कि कौन से डिवाइस से, अगर कोई आपसे पूछे कि कौन से डिवाइस से आप विंड की डायरेक्शंस को मेजर कर सकते हैं, तो उस डिवाइस का नाम क्या है? उस डिवाइस का नाम है विंड वेन, ठीक है। ये हो जाएगा बाबू क्लियर। अब अगर आपसे पूछे कि अगर आपको स्पीड नापना हो, ठीक है, अगर आपको स्पीड की मेजरमेंट करनी हो कि जो विंड चल रहा है, यानी जो विंड बह रहा है, जो हवाएं बह रही हैं बहुत तेज बहुत स्लो, आखिर उनकी स्पीड कितनी है, कितनी स्पीड से वो बहती जा रही हैं। जैसे मौसम विभाग का अक्सर जब चेतावनी आती है कि समंदर इलाके से आप दूर रहें क्योंकि वहाँ की हवाएं जो हैं वो 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही हैं। तो आखिर मौसम विभाग को ये 250 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड पता कहाँ से चली? तो बाबू ये पता चली उसके एक डिवाइस से जिसका नाम है एनीमोमीटर। क्या नाम है बाबू? एनीमोमीटर। ये एनीमोमीटर कैसा होता है? तो एनीमोमीटर बाबू होता है ये आपका ना कटोरी की तरह होता है, ठीक है। ऐसे कटोरियाँ होती हैं, ऐसे, ये ऐसे करके और ये ऐसे करके कटोरियाँ होती हैं और तीनों आपस में क्या होती हैं? लिंक होती हैं और नीचे ऐसे पिलर टाइप का होता है और ये क्या करती रहती हैं? घूमती रहती हैं। और इसमें जो कटोरी टाइप का होता है इसमें हवा जाती है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाती है। प्रेशर लगाने की वजह से ये क्या करती है? घूमती रहती है, बहुत स्पीड में घूमती है। और वो स्पीड में जो घूमती है वहाँ पे हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं कि इसकी स्पीड कितनी है, और जितनी भी स्पीड उसकी होगी वही हम मानते हैं कि विंड की स्पीड होगी, ठीक है बेटे। तो ये हो गया हमारा विंड वाला पार्ट हो गया बेटा क्लियर, ओके। तो हमने विंड वाले पार्ट को कर दिया है बाबू समाप्त। आगे बढ़ा जाए तो बाबू अगर इसमें जो भी चीज़ें हैं जिसका मैंने प्रयोग किया है, तो जनरली अगर आपको वो चीज़ों को, अब जैसे मैंने इसमें यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, अगर मेरे को वो एक्सपेरिमेंटल वाली चीज़ें उपलब्ध होती हैं या मैंने किसी जुगाड़ तरीके से लगाते हैं, तो हम उसके शॉर्ट्स के फॉर्म में बाबू आपको शॉर्ट्स के फॉर्म में आपको हम अपने चैनल्स पे दे देंगे, जिसमें सारे के सारे एक्सपेरिमेंट जो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, चाहे फिजिक्स के हो, चाहे केमिस्ट्री के हो, चाहे बायो के हो, तीनों में से किसी को भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे बाबू। आप वहाँ से शॉर्ट्स से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो बेटे आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे जब बढ़ते हैं बेटे तो आता है क्या? बहुत अच्छी चीज़ है जो आता है। क्या है वो? ध्यान देते हैं हम लोग। जो आती है, ठीक है, हाँ, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है, बस पढ़ाई को छोड़ के बाकी किसी के पास नहीं जाने का। अगर पढ़ाई बुलाए तो उसके पास जाने का, ठीक है, क्योंकि भविष्य इसी का है, पढ़ाई का ही। चलिए तो अब बात कर लेते हैं हम लोग स्टॉर्म की। स्टॉर्म क्या होता है? तो जब विंड मूव कर रहा हो बेटे, ठीक है, विंड हाई स्पीड के साथ क्या करे? मूव करे, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं हम लोग स्टॉर्म। क्या बोलते हैं हम बेटे? स्टॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे विंड का मतलब होता है आंधी। विंड का अगर हिंदी मतलब अगर आपने सुना होगा तो क्या बोला जाता है? आंधी बहती है, ठीक है, आंधी हो गई है, आंधी आ रही है, ये से कहते हैं हम लोग। लेकिन अगर स्टॉर्म की बात करें तो स्टॉर्म को कहते हैं तूफान। क्या कहते हैं बेटे? इसको तूफान कहते हैं। क्यों तूफान कहते हैं? क्योंकि ये जो तूफान होता है वो आंधी से भी तेज होता है। तो ये तूफान बनता कैसे है? तो बनता है जब विंड बहुत तेजी स्पीड, यानी कि आंधी बहुत तेज़ी से बह रही हो, ठीक है, बहुत तेज़ी से आंधी ऐसे ऐसे आ रही हो, तो वो और तेज हो जाती है और उसको हम बोलते हैं वहीं बोल देते हैं स्टॉर्म। और स्टॉर्म मतलब होता है तूफान। और जो तूफान होता है बाबू वो विंड से भी 10 गुने 20 गुने खतरनाक होता है, ठीक है। अगर विंड अगर एक लोगों को मार रहा है तो तूफान कम से कम 10-20 लोगों से कम को नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो स्पीड होती है हवाओं की वो बहुत ही तेज़ होती है, बहुत तेज़ चलती है। रास्ते में जो चीज़ें आती हैं, पेड़, घर, करकट, द्वार, मकान, छत, जो भी चीज़ कमज़ोर पड़ गई है, ठीक है बेटा,
उसको एकदम उड़ा के एकदम सपट्टा कर देता है पूरा, ठीक है। ऐसा करने की वजह से बहुत ज़्यादा क्षति होती है, जिसको नुकसान हमें अपने पर्सनली करना पड़ता है। तो बेटा काफ़ी दिक्कत होती है हमें स्टॉर्म से, ठीक है। अब होता क्या है कि स्टॉर्म जो होता है वो जहाँ से भी उठता है, ठीक है बेटा, जहाँ से भी उठता है स्टॉर्म, जैसे मान चलो बाबू, जैसे विंड बहती 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 बहुत तेज़ हो गई, बहुत तेज़ हो गई, तो वहाँ से क्या बोलेंगे, स्टॉर्म बोलेंगे। तो जहाँ से स्टॉर्म उठता है उसी को कहते हैं बाबू आई। क्या कहते हैं, आई, यानी आई ऑफ द स्टॉर्म, यानी कह सकते हो जहाँ से भी स्टॉर्म की शुरुआत हुई है, जहाँ से भी तूफान की शुरुआत हुई है, उसी बिंदु को, उसी पॉइंट को कहेंगे हम लोग आई ऑफ द स्टॉर्म कह सकते हैं, ठीक है, जो बताता है कि तूफान की शुरुआत यहीं से हुई है, ठीक है। चलो उसके बाद बेटे ये बहुत स्ट्रांग, मैंने चर्चा की थी कि बहुत मजबूत होते हैं, बहुत खतरनाक भी होते हैं, बहुत क्षति भी पहुंचाते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान भी करते हैं, ह्यूमंस का, नेचर का, बहुत सब चीज़ों का नुकसान करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म क्या होता है बाबू, तो जब तूफान तो बह रहा हो और उसी में बिजली भी कड़क रही हो, ठीक है बेटा। बहुत नॉर्मल सी बात तो नहीं है, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है कि सोचो कि तूफान, आंधी तूफान चल रही है, तूफान चल रहा है 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, पर 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 ऐसे करके चल रहा है, और हम वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते। 300 किलोमीटर बेटा बहुत स्पीड होती है इसकी, तो 300 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से तूफान बह रहा है, और उसी बीच ऊपर से बिजली आके हमारे सामने गिर गई और पूरा गर्दा हो गया वहाँ पे, ठीक है। पर हुआ क्या कि पूरा गर्दा हो गया, बिजली गिर गई, बहुत ज़्यादा क्षति हुई जहाँ जहाँ भी बिजली गिरेगी। एक तो हवा से प्रॉब्लम है ही है, साथ में बिजली भी गिर रही है, तो डबल नुकसान हो रहा है, और ये और भी खतरनाक हो जाता है बाबू, ठीक है, और खतरनाक हो जाता है। और इसको हम बोलते हैं, नाम देते हैं थंडर प्लस स्टॉर्म, जिसको बोलते हैं थंडर स्टॉर्म बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, थंडर स्टॉर्म, यानी इसको कहते हैं हम लोग कि बिजली तूफान, यानी बिजली वाली तूफान, यानी वो तूफान जिसके अंदर बिजली दौड़ती है, छटपट छटपट दौड़ती रहती है, उसको हम बोलते हैं आपका थंडर स्टॉर्म, ठीक है। अब थंडर स्टॉर्म जहाँ से स्टार्ट होता है ना, वहाँ पे प्रेशर बहुत लो होता है। देखो प्रेशर की बात आ गई, गौर करना, ये प्रेशर का सीन क्या है, अभी हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मान के चलो बाबू कि होता क्या है कि मान लो एक जगह है ये, जहाँ पे बहुत देर से सनलाइट पड़ रही है, सनलाइट पड़ेगी तो यहाँ पे गर्म होगा तो यहाँ की सारी हवाएं कहाँ चले जाएंगे बाबू, ऊपर चले जाएंगे। और ऊपर जाने का मतलब यहाँ पे अब कोई भी हवाएं नहीं है, यानी यहाँ पे प्रेशर है कैसा, बहुत ही लो। क्या है बाबू, बहुत ही लो। और जब ऐसा होता है तो होता क्या है, होता है कि ये हो गया बाबू लो प्रेशर, यानी इसी को बोलेंगे हम लोग आई। क्या बोलेंगे, आई, क्योंकि आई हमेशा लो प्रेशर में होता है, वहीं से ही तूफान की शुरुआत होती है। कैसे होती है, तो मान के चलो यहाँ पे 2-4 गांव हैं आपके चारों तरफ ऐसे ऐसे करके, और यहाँ पे ठंडी हवाएं हैं और यहाँ पे गर्म हवाएं, यानी कि एकदम यहाँ पे खाली हैं। तो ये सारी हवाएं प्रेशर के साथ क्या होंगी बाबू, इधर की तरफ आने की कोशिश करेंगी। और जब ये आएंगी, ठीक है, जब ये आएंगी तो इसको ऐसे 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 स्पाइरल में क्या कर देंगी, घुमा देंगी स्पाइरल में, जैसे बवंडर टाइप का बाबू, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, बवंडर भी कह सकते हो कुछ समय के लिए, क्योंकि यहाँ से आई बाबू गर्म हवाएं, यहाँ से आई ठंडी हवाएं, और दोनों हवाएं आपस में टकराई, और टकराने के बाद गर्म हवाएं कहाँ जाएंगी, ऊपर, ठंडी हवाएं कहाँ जाएंगी, नीचे। और ऐसा करने से एक बवंडर क्रिएट होगा, ठीक है बाबू। क्या क्रिएट होगा, एक बवंडर क्रिएट होगा, और उसी बवंडर को कहते हैं हम लोग थंडर स्टॉर्म भी बाबू कह सकते हैं, ठीक है। तो यहीं से थंडर स्टॉर्म्स की स्टार्टिंग होती है। तो ये तो जनरली स्टॉर्म आते हैं बाबू, ठीक है। अब सोचो कि बादल आ गए और बिजली कड़कने लगी और बिजली धड़ाधड़ बम की तरह गिरने लगी, तब इसको बोलते हैं हम लोग थंडर स्टॉर्म, ठीक है। अब फर्दर लो प्रेशर ले बात करते हैं बाबू, तो इसको कहते हैं साइक्लोन। क्या बात करते हैं हम लोग, साइक्लोन। थंडर स्टॉर्म की तरह ही होता है बेटा, इसको साइक्लोन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है साइक्लोन में, तो साइक्लोन नाम से ही पता चलता है कि ये साइकिल में होता है। कैसा होता है, साइकिल में, यानी गोल।
और होता क्या है बाबू, यही सेम केस यहाँ पे होता है लो प्रेशर, प्रेशर लो होता है, यहाँ से ठंडी, यहाँ से गर्म, यहाँ से ठंडी, यहाँ से गर्म, और दोनों आपस में क्या करने लगते हैं, नाचा नाची करने लगते हैं। और ऐसा करने से एक सर्कुलर बाउंडर क्रिएट होता है बाबू, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, साइक्लोन कहते हैं। और जनरली बाबू ये साइक्लोन होते हैं ना, साइक्लोन होते हैं वो जनरली समंदर में भी आते हैं, ठीक है। तो बाबू जनरली जो साइक्लोन होते हैं वो कहाँ आते हैं, समंदर के अंदर आते हैं। क्यों, क्योंकि समंदर के अंदर कभी कभी क्या, जनरली जब गर्म पानी और ठंडा पानी, यानी कि गर्म वार्म वाटर और कोल्ड वाटर जब एक दूसरे की तरफ आके टकराते हैं तो वो ऐसे फिरंगी की तरह घूम जाते हैं। और घूमने की वजह से बाबू, ठीक है, घूमने की वजह से क्या होता है, वो घूमने की वजह से बवंडर टाइप का क्रिएशन उसके अंदर हो जाता है, ठीक है। वो किसका क्रिएशन होता है, बवंडर टाइप का क्रिएशन उसके अंदर हो जाता है। ऐसे आप एक चीज़ ट्राई कर सकते हो बेटा, जब भी आप कल सुबह आप नहाएंगे, ठीक है, कल सुबह या जब भी आप नहाते हैं सुबह शाम, तो आप क्या करेंगे, बाल्टी के अंदर, बाल्टी में लोटा हटा देंगे जैसे हम नहाते हों, या शावर से नहाते हो तो शावर में नहीं दिखेगा वो, ठीक है, बाल्टी में ही दिखेगा। बाल्टी में पानी भरें, थोड़ा सा कम रखें, उसके बाद हाथ डालें और हाथ डाल के ऐसे ऐसे घुमा दें और घुमा के हटा दें। तो बेटा देखेंगे ना कि जो बीच का पानी होगा वो थोड़ा सा नीचे चला जाएगा और साइड का पानी ऊपर आ जाएगा बेटा। और ये जो केस आप देखोगे ना, ये जो केस आप देख सकते हो, इसी केस को बेटा कहते हैं हम लोग साइक्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, साइक्लोन, जिसमें सेंटर में जो प्रेशर होता है वो होता है लो और साइड में जो प्रेशर होता है वो होता है बहुत ही हाई, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारा केस और ये हो गया हमारा साइक्लोन, ठीक है। अब साइक्लोन के बेटा अलग अलग जगह में अलग अलग इसका नाम है, ठीक है। जैसे ह्यूरिकेन, जैसे अमेरिका के कुछ भागों में इसको ह्यूरिकेन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको ह्यूरिकेन कहते हैं, ठीक है। ह्यूरिकेन यानी कि अमेरिका में भी ये सब चीज़ें होती हैं, इस टाइप की बवंडर आते रहते हैं अमेरिका में भी, तो वहाँ पे इसको ह्यूरिकेन कहा जाता है। और टाइफून्स का मतलब बेटा ये भी एक नाम है, ये साइक्लोन के ही नाम है बेटा तीनों, ठीक है, लेकिन अलग अलग जगह में अलग अलग इसको नाम से पुकारा जाता है। तो साइक्लोन को ह्यूरिकेन बोला जाता है अमेरिका वाले इलाकों में, साइक्लोन को टाइफून बोला जाता है जापान के इलाकों में, यानी कि आपके ईस्टर्न साइड में, और ट्रॉपिकल जिसको बोला जाता है बेटा ट्रॉपिकल साइक्लोन, इसको बोला जाता है भारतीय इलाकों में, यानी हिंद महासागर में जहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम होती है, इस तरह का बवंडर आता है, तो इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा अलग अलग जगह पे हमने जाना कि कैसे साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है और अलग अलग जगह में इनका नाम क्या है, ठीक है बेटा। तो आगे अगर हम लोग बढ़े तो ऐसे करके बेटे ये स्टॉर्म वाला और साइक्लोन वाला पार्ट हो जाता है हमारा समाप्त, ठीक है। चलो और आगे बढ़ें तो अब आता है टोर्नाडो। टोर्नाडो क्या होता है बेटा, तो टोर्नाडो होता है ना कि जैसे कुप्पी, जानते हैं कुप्पी, फनल की तरह होता है, कुप्पी की तरह होता यूँ है कि मान के चलो ये ज़मीन है, ज़मीन में छोटा सा जगह पे जहाँ पे लो प्रेशर की बात आती है, वहीं से ऐसे 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 बेटा ऐसे ऐसे पूरा हवा में क्या करता है बेटा, ये बादलों के साथ, यानी कि जो बादल होते हैं ना ऊपर, उसके भी कांटेक्ट में रहता है ये, ठीक है। और वहाँ से भी प्रेशर का एक्सचेंज करता रहता है। और इसमें क्या होता है बेटा कि सेंटर में जो होता है वो लो प्रेशर होता है यहाँ पे जहाँ से क्रिएशन होता है, और साइड में बेटा बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। इसके अंदर जो भी चीज़ें आ जाती हैं उसका नामो निशान बचना बेटा बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत डेंजर चीज़ है, ठीक है। और ये भी अक्सर अमेरिकन बेल्ट के तरफ ही आता है, सहारा बेल्ट में आता है बेटा, अफ्रीकन बेल्ट में आता है, यानी वो जगह जो कि सब ट्रॉपिकल रीजन से ऊपर की तरफ आती हैं और वेस्टर्न पार्ट में लाई करती है बेटा, अटलांटिक कह सकते हैं, वेस्टर्न अटलांटिक में लाई करती हैं, वहाँ पे जनरली बहुत ज़्यादा आते हैं। और जब भी आते हैं बेटा अपनी तबाही मचा के ही जाते हैं, ठीक है, एकदम गर्दा गर्दा कर देते हैं और लोगों को फिर से रिकवरी करने में काफ़ी समय बेटा लग जाता है, ठीक है। तो ये हो गया बाबू आपका टोर्नाडो, और ये हो गया बेटा आपका ये पूरा टॉपिक हो गया समाप्त,
ठीक है। तो बेटा इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ा है जिसको हमने आपको समझाने में थोड़ी सी मतलब कि अगर हमारे पास अगर वो 3D मॉडल होता तो हम आपको ज़रूर दिखा पाते कि कैसे कैसे साइक्लोन को बनाया जाता है। तो मैंने सोचा है बेटा कि आपको इस सब चीज़ों को शॉर्ट्स के फॉर्म में आपको दे दूंगा, सबसे बेस्ट रहेगा। आप शॉर्ट्स भी देख सकते हो और उससे कुछ ज्ञान की चीज़ें भी आप सीख लोगे। ठीक है बेटा, चलो तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ों का बेटा ये जो सब नेचुरल फिनोमेना होती है ना, मैंने कहा था आपसे वादा किया था कि हम इस पर चर्चा करेंगे। तो बेटा सब नेचुरल फिनोमेना होती है, इसके लिए किन्हीं न किन्हीं तरीके से ह्यूमंस भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं। ठीक है, ह्यूमंस आर द रिस्पॉन्सिबल्स कि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारी धरती पे हो रही हैं। क्यों? क्योंकि बेटा दिन प्रतिदिन ह्यूमंस की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जनसंख्या बढ़ने की वजह से ह्यूमंस की नीड्स और साथ साथ ग्रिड दोनों बढ़ता जा रहा है। और ग्रिड बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम नेचर को हानि पहुंचा रहे हैं, यानी नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। पेड़ पौधे काट रहे हैं, जंगल्स काट रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं, सब अपने प्रॉफिट के जैसा कर रहे हैं, जिसकी वजह से बेटा हमारे सराउंडिंग में CO2 बढ़ गया है। CO2 समझते हो ना, जो मैंने एयर के बारे में बात की, CO2 बेटा बढ़ गया है। और CO2 क्या करता है बेटा, CO2 हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और हीट को ऑब्जर्व करता है दिन में और रात को उस हीट को क्या कर देता है, एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर गर्म रहता है। ठीक है, और इसकी जो अमाउंट है बेटा वो बहुत ही बढ़ गई है हमारे सराउंडिंग में, जिसके वजह से हमारे सराउंडिंग में जो तापमान है बाबू वो है बढ़ता जा रहा है। और बहुत सारे जो ग्लेशियर्स हैं, अंटार्कटिका का जो ग्लेशियर है, आर्कटिक का जो ग्लेशियर है, माउंट एवरेस्ट है, बहुत सारी ग्लेशियर्स जो वर्ल्ड में हैं जो कि सॉलिड के फॉर्म में हैं, वो दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही हैं, पिघलती जा रही हैं, जिसकी वजह से बेटा सी का लेवल बढ़ रहा है, इधर धरती की गर्माहट भी बढ़ रही है, सी का राइज भी हो रहा है। और ये सब चीज़ के होने की वजह से कंटिन्यूसली ये चीज़ें समय से परे होने की वजह से, इंसानों के कारण ऐसे होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट हो रहा है बाबू। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सब नेचुरल फिनोमेना का जो स्पीड है वो और बढ़ गया है। पहले क्या होता था कि कभी कभार बेटे होता था ये सब चीज़ें, कभी कभार 10 साल 20 साल 50 साल में कभी कभार ऐसी चीज़ें हो जाती थी। लेकिन अभी क्या है ना बेटा, अभी इंसान हमारे मतलब इंसान धरती के ऊपर, प्रकृति के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में आ गए हैं, जिससे प्रकृति को बहुत ही दिक्कत हो रहा है। दिक्कत नहीं होता अगर डिस्ट्रक्शन नहीं होता था, ठीक है, नहीं तो इंसान एक तो रहते भी हैं जहाँ पे, वहीं पे डिस्ट्रक्शन भी करते हैं। जिसके थाली में खाओ उसी की थाली में छेद करो, ये हाल तो हम लोग का है, इंसानों का। ठीक है, तो इस सब चीज़ों को देखते हुए इसकी स्पीड बढ़ गई है। बहुत सारे साइक्लोन भी आ रहे हैं, बहुत सारे बाढ़ आते हैं, फ्लड्स आते हैं, साइक्लोन आते हैं, टोर्नाडो आता है, टाइफून आता है। ये सब चीज़ें दिन प्रतिदिन इनकी स्पीड क्या होती है बेटा, बढ़ती जा रही है। और धीरे धीरे ये इंसानों क्या कर देंगे, अपनी गिरफ्त में लेके और इस धरती से धीरे धीरे बैलेंस कर देंगे, कि ताकि धरती को या नेचर को कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा आखिरी का मोरल कि सब नेचुरल फिनोमेना के कुछ जिम्मेदार कुछ हद तक जिम्मेदार हम भी हैं, जो कि बहुत अहम रोल इसके अंदर अदा करते हैं। ठीक है बेटा, तो आज हम प्रण लेंगे, कसम खाएंगे, एक प्लेज करेंगे बेटा, राइट हैंड से प्लेज करेंगे। एक प्लेज क्या करेंगे कि हम किसी भी जानवरों को मारेंगे नहीं, हम सबकी हेल्प करेंगे, बहुत सारे पेड़ लगाएंगे और पेड़ों को काटेंगे नहीं, ऐसी हम प्रतिज्ञा करेंगे। बेटा कम से कम आप 5 पेड़ तो लगा ही सकते हैं, क्योंकि पेड़ बहुत करोड़ों में नहीं आते हैं। 5 पेड़ लगाओगे, जीवन आपका बेटा संवर जाएगा। वैसे भी बेटा आपने नाम सुना होगा एलन मस्क, पता नहीं बंदा समझता क्या है अपने आप को, कहता है हमें मंगल ग्रह पे जाना है। यार गजब इंसान है ये, बताओ। सोचो कि अगर धरती जो रियल में जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, वहाँ तो आपको बचाना नहीं है, वहाँ तो प्रोटेक्शन करना नहीं है, कि जो चीज़ें पहले तो बेटा यही बात है ना, कि जो चीज़ें हमारे हाथ में है हमको उसकी कद्र नहीं है, पर जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, हमको मालूम भी नहीं है कि वो होगी कि नहीं होगी, उसके लिए हम हाथ पैर जोड़ते फोड़ते जा रहे हैं।
तो बेटा ये अच्छी चीज़ें नहीं है, और अगर एलन मस्क तक ये बातें जाए तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि उन्हें भी ये बात सोचनी चाहिए कि अगर भले ही आपके पास बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बैलेंस हो गए हैं, उससे मतलब नहीं है इकोनॉमिक बैलेंस से, लेकिन थोड़ा सा बुद्धि का भी प्रयोग करें आप, ठीक है। क्योंकि अगर आप बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे तो अगर धरती का नष्ट हो गया तो आप तो चले जाओगे, क्या अकेले रहोगे, अकेले डांडिया खेलोगे वहाँ पे, ठीक है। अकेले कब तक जियोगे ये बताओ, 100 साल 200 साल, उसके बाद क्या करोगे, जीवन हो जाएगी नीरस, ठीक है। तो इसलिए एक बैलेंसिंग नेचर होना बेटा बहुत ही आवश्यक है, और मेरा एकदम ये रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है बेटा, एलन मस्क, जेफ बेजोस और जितने भी तरह के बड़े बड़े बिलियनियर्स ट्रिलियनियर्स हैं उन सबसे, कि आप अर्थ को प्रोटेक्ट करने में, अर्थ को फिर से ग्रीन बनाने में आप हेल्प करो। अगर अर्थ फिर से ग्रीन हो गया तो हमें किसी सब्स्टिट्यूट प्लैनेट की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, ठीक है बेटा। और हम दिन प्रतिदिन इसकी और बेइज्जती करते जा रहे हैं, और कटाई करते जा रहे हैं, और इसको डिस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर बेटा रोक होनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि ये बड़े जो महानुभाव लोग हैं उनकी आवश्यकता हमें पड़ेगी भविष्य को फिर से, फ्यूचर को सेव करने के लिए, ठीक है बेटा। तो चलते हैं हम लोग, आज का क्लास बेटा हमारा समाप्त होता है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अब बेटा 7th का फिजिक्स तो हो गया क्लियर, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो बेटा अब हम 7th के और भी चैप्टर्स के संग जरूर मिलेंगे, जिसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी आता है बेटा। साथ में हम क्लास 6 के भी फिजिक्स की स्टार्टिंग करेंगे कुछ दिन में, उसकी भी वीडियो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो चला जाए हम लोग, जय हिंद, चलते हैं।